बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। और आज के शो में बात होगी मदरसों पर को लेकर। कर्नाटक में इसी साल क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और माहौल गर्म हो रहा है, तभी तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कर्नाटक पहुंचे तो मदरसों को बंद करने की अपनी चाहत को परवान चढ़ा दिया। हेमंता कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं। अब हेमंता का मदरसा वाला प्लान सियासत की नई आंच लेकर आया है। मदरसों को आधुनिक बनाने के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है, इसी पर बहस हो रही है। लेकिन मदरसे खोले क्यों गए थे? पहला मदरसा कब बना था? मदरसा बनाम गुरुकुल वाली एजुकेशन को अंग्रेजों ने कैसे ध्वस्त कर दिया? साथ ही दुनिया में आतंक के सरपरस्तों का आखिर मदरसों से कनेक्शन क्यों मिलता रहा? इन तमाम सवालों के जवाब भी हम जानेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ होगा, इस पर भी बात करेंगे कि क्या मदरसों को भी अब पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। कर्नाटक में चुनाव होने हैं। कर्नाटक के बेलगावी के शिवाजी महाराज गार्डन में शिव चरित्र कार्यक्रम में पहुंचे थे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जाता रहा है, इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक से मदरसे प्लान वाली राजनीति का प्लॉट तैयार कर दिया। हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। इन्हीं तालीम के साथ साथ अलग अलग विषयों की तालीम दी जाती है। कुछ ऐसी ही शिक्षण पद्धति गुरुकुलों में भी हुआ करती थी, जिसको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मदरसों की शिक्षण पद्धति को लेकर नई सियासत की प्लानिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ, जिससे पता किया जा सके कि मदरसों में क्या क्या सुविधाएं हैं, साथ ही मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है। मध्य प्रदेश में मदरसों के सिलेबस बदलने पर पहल चल रही है। असम में बहुत से मदरसों पर तो बुलडोजर तक चला दिया गया। ये वो नजीर है जो बताती है कि मदरसों पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि वो मुसलमानों से जुड़े हैं। लेकिन एक सच्चाई सबसे बड़ी वो ये है कि देश के 9 ऐसे आतंकी मॉड्यूल्स को खत्म किया गया है जिनके लिंक मदरसों से जुड़े थे। सच ये भी है, बांग्लादेश के जरिए आतंकी असम में घुसते हैं और मदरसों के जरिए आतंक की पाठशाला चलाते हैं। हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंजीनियर डॉक्टर वाला प्लान बता दिया, तो इससे अब कौन परेशान है? जो परेशान है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या मदरसे पर चोट से 2024 में वोट मिलेगा? क्या मदरसे वाला प्लान नया वोट बैंक तैयार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सियासत के कितने धर्मवीर हैं और मदरसों पर आखिर इस राजनीति की जरूरत क्यों आन पड़ी है? चर्चा आज करेंगे मदरसों को लेकर ही। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। फाजिल अहमद साहब, आप स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत करती हूँ फाजिल अहमद जी। स्वामी उपमन्यु महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। और इसके साथ ही महेंद्र पाल आर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल फाजिल अहमद साहब आप ही से, क्योंकि मदरसों को अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के हिसाब से चले तो उनका बस चले तो वो सारे के सारे मदरसे बंद कर देंगे। सबसे पहले तो मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो चाहते हैं, क्या वो हो जाना चाहिए बदलते समाज के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ? क्या उनका बस चले तो वो मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दे, कोई इसमें समस्या नहीं? वो क्या चाहते हैं ये को बता ही नहीं रहे ना। इलेक्शन है कर्नाटक में, ये लोग कुछ नहीं चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि राजनीति करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। मदरसा, इनको लगता है कि मदरसे, इस्लाम मदरसा से नहीं ख़त्म हो जाएगा। पूरा मदरसा बंद कर देना, पूरी दुनिया का मदरसा बंद हो जाएगा। तभी मुसलमानों ने कुरान को अपने दिल में बैठाल रखा है। वो जिंदा इस बात पे है। हमारे बच्चे जो हैं सबसे पहले दीनी तालीम लेते हैं, 2 साल के जैसे ही होते हैं उनको छोटे मदरसे में डाल दिया जाता है। 2-3 साल तक प्ले स्कूल जैसे होता है उस तरह से मकतब मदरसे में पढ़ते हैं। अब आपको इतनी नफरत है
मुसलमान से, इस्लाम से कोई नफरत भी नहीं इनको, हमको पता है, हम पर्सनली जानते हैं इनको। ये सब कर्नाटक में चुनाव है, इस समय कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये एक तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किए। कितना मदरसा, सब हाई कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि गलती से टूट गया, पैसा दे रहे हैं आसाम में, आसाम में पैसा दे रहे हैं कि मदरसा बनवा लीजिए। मुसलमान इतना कमजोर है क्या कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा या वो भी जानते हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है, तो मुसलमान नहीं वो हेमंत विश्व शर्मा भी जानते हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है। अच्छा फजल अहमद साहब, आप मदरसे से पढ़े हैं क्या? हाँ, मदरसे से पढ़े हैं। आप मदरसे से पढ़े और आप ये कहते हैं कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। बेसिक जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, तो उसको सबसे पहले, हम भी सबसे पहले मदरसे में गए, उसके बाद हिंदी स्कूल में पढ़े हम, फिर उसके बाद जो भी सारी पढ़ाई पढ़े हम। लेकिन हर बच्चा, हमारा बच्चा भी मदरसे में जाता है जब 2 साल 3 साल का होता है, तो बुनियादी सवाल, आखिर हर मुसलमान कुरान पढ़ना जाता है, इस्लाम की बेसिक चीजों को जानता है, नमाज। अहमद साहब, वो तो घर पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि हमको जो है चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले लोग हों, वो अपने बयान में कहते हैं, और इसीलिए मैं मदरसों को, धार्मिक शिक्षा तो घर पे भी मिलती है ना। सुन लीजिए, तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे मदरसे से ही पढ़कर बनेगा? और उसका सक्सेस परसेंटेज कितना होगा? बहुत ज्यादा सक्सेस परसेंटेज है पूरी दुनिया में मदरसे से पढ़कर। भारत में भी कलाम साहब भी मदरसे से ही पढ़े थे, वीर अब्दुल हमीद भी मदरसे से पढ़े थे। तो मदरसे से पढ़ने के बाद वो आगे भी पढ़ाई कर सकता है। और हमारे यहाँ रिसर्च, जैसे आगे की अगर कोई दीन की सेवा करना चाहता है तो उसका रिसर्च है, उसका कोर्स है, 3 साल आलिम फाजिल पढ़ना चाहता है पूरी दुनिया में। सुन लीजिए, आज भारत के बच्चे अरब के अंदर जाके टीचर हैं, आपको मालूम है, सऊदी अरेबिया में जाकर के भारत के बच्चे तो मैं आपको जो टीचर हैं वहाँ पे टीचर हैं। और सुन लीजिए, फ्रांस में सिलेबस तय है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाना है, चाहे जो पढ़ाना हो, लेकिन कुरान और हदीस ये हमारी बेसिक चीज है। इन चीजों को मदरसे में पढ़ाया जाता है। मोरक्को में आधुनिक विश्वविद्यालय में हम भारत की बात कर रहे हैं, हम दुनिया की बात करेंगे तो फिर कई घंटा लगेगा। दुनिया पे गए, इसीलिए मैंने ये फैक्ट आपके सामने रखे। लेकिन जब आप इस रिसर्च की बात करते हैं, और इंजीनियर और डॉक्टर हो रहे मदरसे के बच्चे, आप रिजल्ट उठा के देखिए। अभी बेंगलोर कर्नाटक में रिसर्च की बात करते हैं तो मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ कि पिछले 8 से 10 सालों में आतंकी ऐसे पकड़े गए जिन्होंने देवबंद से तालीम ली। दिसंबर 2018 में NIA-IS ने एक मॉड्यूल हर इस्लाम का पर्दाफाश किया और 13 आतंकियों को, ये एक नंबर बहुत खास है, NIA ने 13 ऐसे आतंकियों को पकड़ा जिनकी तालीम देवबंद से हुई। अब ये बताइए कि यहाँ पर आतंक की फैक्ट्री फिर क्यों लगती है? ये क्यों कहा जाता है? 13 बच्चे आप कह रहे पकड़े गए ना, क्यों कहा जाता है कि यहाँ आतंक की फैक्ट्री लगती है, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में? प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया, वो कौन से मदरसे से पढ़ के? 121 नहीं, किसने कह दिया प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया? अरे जेल में आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, चल रहा है केस, खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट में तो जजमेंट तो आप भी नहीं दे सकते। सुनिए, हम नहीं जजमेंट दे सकते ना, लेकिन कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया ना। सुनिए ना, 121 उनको बाइज्जत बरी किया गया है कोर्ट में। अब परेशान हो जाते हैं। 121 परेशान नहीं है, सुन, फिर भाई तथ्य को पहचानिए ना। अब चिल्लाना पड़ेगा मुझे, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा, हम आपको रोक तो नहीं रहे। दंतेवाड़ा, आप सुन लीजिए, दंतेवाड़ा में CISF के जवानों की हत्या हुई, 150 जवानों की। वो माओवादी, माओवादी कौन सा मदरसा से पढ़ के? संविधान में प्रज्ञा ठाकुर को प्रज्ञा ठाकुर अभी कितने लोग पक्के, वो तो सरकार में तो खत्म हो जाएगा उनका। ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन तो फिर यही बात इसी को पलट लीजिए कि सरकार में जब कांग्रेस थी तो सारे केस ऐसे मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में हाफिज सईद सबसे ज्यादा मदरसे चलाता है, तो क्या करता है हाफिज सईद? कितना मदरसा है देश में? हाफिज सईद जो है वो आतंकी फैक्ट्री चलाता है, आतंकियों को पैदा करता है, या फिर वो धार्मिक शिक्षा देता है? आपको मुसलमान से नफरत है, आपको जैसे ही मुसलमान से होता है तो आपको सब आता है। हम भी आतंकवादी दिखते हैं? 26,000 देश में हम भी तो मदरसा से पढ़े, हम आतंकवादी दिखते हैं? अब सुनिए, अच्छा 400 बच्चे जेल में बंद है CNRC में, 400 बच्चे जेल में, सब आतंकवादी है। सब पर UAPA लगाए ना आपने सब पर UAPA लगाए, सब आतंकवादी है। चिल्लाने से नहीं होगा ना, कानून किसके लिए बना था? थोड़ी दब जाएंगे, आप चिल्लाते रहिए, लेकिन उससे आप कहते रहिएगा, कहने से नहीं हो जाएगा। मेरा सिर्फ आपकी अपनी कुंठा है, कुंठा नहीं है, इसको कुंठा नहीं कहते, तथ्य को पहचानिए। बिल्कुल बंद हो गया तो हम क्या करें? तथ्य को पहचानिए, कुंठा नहीं है।
एनआईए सबसे बड़ी जांच एजेंसी थोड़ा ही है। है। एनआईए सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। किस तरीके से वो रेड करती है और जब बात होती है मदरसों को लेकर, उनके सर्वे को लेकर, वहां पर एक पर्टिकुलर सिलेबस लागू करने को लेकर अब ये पूछा जाता है जब मदरसों से कि आपकी फंडिंग कहां से होती है बताइए, तो एनआईए जांच करेगी कहां से होती है। एक आदमी को अगर किसी एनआईए ने पकड़ के सजा दिलवाया, आप मुझे बताइए, एक आदमी का नाम है जिसको सजा हुई हुआ मैं आपसे ये पूछ रही हूं, एनआईए तो क्या एनआईए अपनी जांच सिलेबस रोक तय दे? करेगी? एनआईए अपनी नहीं, जांच इस रोक देश दे? का एनआईए एनआईए सिलेबस तय आतंकियों का करेगा। भांडाफोड़ ना करे, अरे साहब, आतंकी ऐसे एनआईए मॉड्यूल नहीं को लोगों प्रज्ञा के ठाकुर सामने को पकड़ा लेकर ना था। आए, एनआईए नहीं प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा था। एनआईए नहीं 121 आदिवासियों को पकड़ा था। एनआईए आपको कुंठित एनआईए नजर आती है? सरकार की एजेंसी फाजिल है, अहमद सरकार साहब, जो चाहती एनआईए है वो आपको करती है। कुंठित नजर आती है? फाजिल अहमद साहब, एनआईए भी आपको कुंठित नजर आती है क्या? अरे तो एनआईए भी कुंठित नहीं, है। अपने मतलब में कुंठित हो जाएगी, अपने मतलब में नहीं होगी। तो बोलिए, आप बोलिए, तब हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए। एनआईए ने जब प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा तब तो ठीक था, नहीं, हम और जब इनके आदमियों को पकड़ा तब ठीक नहीं था। ऐसा नहीं होता है, विश्वासी एजेंसी नहीं, हम तो यही देखिए हम तो ये न्याय की अपनी एक प्रक्रिया है, जांच एजेंसियों की अपनी एक प्रक्रिया है, संविधान की अपनी एक प्रक्रिया है, सबके अपनी अपनी प्रक्रिया है। उनको उनके ऊपर आरोप लगाना यह ठीक बात नहीं है। लेकिन स्वामी किसी जी, भी जब आपने संविधान की अगर बात कर ही दी है स्वामी जी, तो मदरसा और उस पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार रखता है। ये संविधान के हिसाब से अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में 30 के अंडर ये आजादी दी गई है कि आप इसको खोल सकते हैं। पूर्णिमा जी सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में परिवर्तन होते रहे हैं। 50 में संविधान बना है, 51-52 से लेके आज तक संविधान में परिवर्तन होते रहे। तो सबसे बड़ी बात हर संविधान में इसको लेकर नहीं हुआ, कितने परिवर्तन हुए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कितने परिवर्तन हुए? एक दो नहीं परिवर्तन हुए। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं आप? नहीं, मनुस्मृति नहीं, संविधान लागू करना चाहते हैं। कितने इंदिरा गांधी ने सेकुलर मनुस्मृति चलाना चाहते हैं, परिवर्तन हुआ कि नहीं? मनुस्मृति आप क्या चाहते हैं बताइए, खुल के बोलिए। मैं खोल के बोल रहा हूँ। आप देखिए, पूरी जानकारी नहीं जानकारी है। अहमद साहब, मनुस्मृति से समस्या है आपको? नहीं, कोई समस्या लागू कर दें। वो क्या लोग चिल्ला रहे हैं? लागू कर दें, हमको क्या समस्या है? लागू कर दें। अरे हमको लागू करेंगे तो जिसको विरोध करना है वो करेगा। मनुस्मृति पढ़ाई जाए, उसको लागू कर दे, इस बात के लिए तैयार हैं? नहीं, हम क्यों तैयार है? मनुस्मृति नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा देश। ये चाहते हैं, इनके कानून देश एक आदमी का नहीं है। कौन सा कानून? सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि अब अल्पसंख्यक क्या है, कितने परसेंटेज में अल्पसंख्यक होता है आदमी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत समस्या की बातें नहीं समझ। 2%, 3%, 5%। कहना क्या चाह रहे हैं? शांत मैं बता रहा हूँ क्या। अरे मेरी बात तो सुनो ना, क्या कहना चाहता हूँ। 2%, 5% से ऊपर जब हो जाता है आदमी 10% में, तो अल्पसंख्यक नहीं रह जाता। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं, ये केवल फालतू में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का बनाया हुआ सरकार पर आयोग है। सरकार पे गलत है। नहीं, ऐसे तो स्वामी जी, 9 पार्लियामेंट्री राज्य ऐसे हैं जहां पर सिस्टम हिंदू अल्पसंख्यक है। नहीं, 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, तो क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? इसलिए कुल मिलाकर अगर फजल अहमद साहब की विवेचना करनी चाहिए। मैं बता तो रहा हूं क्या करना चाहिए। फैक्ट्स को स्वामी जी, कुछ फैक्ट्स को दरकिनार फजल अहमद साहब आप नहीं कर सकते। 5 दिसंबर 2020, अच्छा एक सेकेंड आचार्य जी, स्वामी जी, 5 दिसंबर 2020 को सिमी के सदस्य अब्दुल्ला दानिश को पकड़ा गया। अहमद साहब, आचार्य जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। सुनिए, पकड़ा गया अब्दुल्ला दानिश को। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में वो आरोपी है और उसका लिंक आजमगढ़ के जमियतुल फलाह मदरसे से उसका लिंक स्थापित होता है। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आपने सीधे सीधे दरकिनार कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसी बातें तो कुंठित लोग करते हैं। मैं कहती हूँ कि एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, एनआईए जो मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ कर रही है, उसको तो सर अच्छे के साथ साथ बुरा है कि नहीं? बुरे को बुरा कहने में क्या समस्या है? जब तक कि सजा ना हो जाए कोर्ट से, तब तक हम उसको आरोप नहीं मानते। और प्रज्ञा के लिए वो हो जाएगा, प्रज्ञा में हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे कि एनआईए एजेंसी ऑथेंटिक नहीं है, वो पकड़ती है ऑथेंटिक नहीं है। 3 आदमी को सजा होती है, एजेंसियां ऑथेंटिक नहीं है। आपको पकड़े,
खराब, हमको पकड़े तो अच्छी। हाँ, ये तो बात यही तो कह रहे हैं ना, मैं तो यही बात है कि आपको पकड़े तो खराब। अरे आपको धार्मिक जो जानकारी ज्यादा है, लेकिन इस स्वामी जी जो कह रहे हैं फाजिल अहमद साहब, इसका जवाब दे दीजिए ना कि अगर एनआईए प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई करती है तो बहुत अच्छी बात है, जब वो इस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करती है जिनके अलग अलग मदरसों से निकलते हैं तो एनआईए भी कुंठित हो जाती है। ये तो आपका बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, आप खुद इसको एक्सपोज कर रहे हैं। 100% डबल स्टैंडर्ड। आजादी से लेके आज तक हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री रहा है, समझ रहे हैं आप? हिंदू ही गृह मंत्री रहा है, हिंदू ही राष्ट्रपति रहा है, होना चाहिए। हिंदू ही चीफ मिनिस्टर रहा है। अलग जगह मामले को लेके जा रहे हैं, हम लोग मैं बात कर रही हूँ चाहिए, और देश हम लोग इन पे ही भरोसा करके आज तक चल रहे हैं, और आज भी हिंदू देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री है। तो जो भी घटनाएं जो भी देश में घटनाएं हो रही हैं, कानून मदरसा में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एक ठो दो ठो कहीं से पकड़ गया तो आप पूरे मदरसा पर नहीं आरोप लगा सकते, पूरे मुसलमान पे नहीं निकल सकते। कोई तो हम कह रहे हैं कि आतंकवादी हर धर्म मजहब में है, सिख में नहीं है, जब रेगुलर ईसाई में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, सब में है। आतंकी भी अगर कोई भी आतंकवाद करता है उसके लिए उसका पूरा समाज जिम्मेदार है। जिंदगियों को ले ले तो क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा? जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है वहां पर आतंकवाद कैसे पनप रहा है? वहां से ऐसे लोग क्यों निकल रहे हैं? इतना कुंठा क्यों? आप पर्सनल हो जा रही है। मैं आपको मुस्कुराती हुई इसलिए नजर आ रही हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त आपकी शब्दावली पे बड़ा दुख हो रहा है। मैं मुसलमान आपको लगता है मैं कुंठित हूँ, आपको लगता है मैं कुंठित हूँ, लेकिन आपको मैं भी कुंठित दिखती हूँ। प्रज्ञा ठाकुर पर आप भी खामोश हो गए। जो मदरसे के रिसर्च आपके सामने रखेगा मदरसे में होता क्या है। अगर मान के चलिए ऐसे बड़े बड़े लोग निकले हैं तो क्या 2 आतंकी भी निकाल देंगे? वो जाए कहीं पर हमला करें, आत्मघाती हमला कर दे, कई लोग मर जाए, चलेगा? वो नहीं चल सकता ना, किया कि आतंकवादी नहीं चल सकता ना। तय किसने किया? जांच एजेंसी किस लिए? एजेंसियों ने अदालत ने तय किया क्या? एजेंसियों ने तय किया है। आप तय करेंगे आप किसी को मदरसा से पकड़ लीजिए और कहिए कि आतंकवादी है। उसके लिए जांच एजेंसीज बैठाई गई हैं जो अपनी जांच करती हैं, उन्होंने जो ये बताती हैं कि आतंकियों के मदरसे से लिंक निकले हैं। उनकी फंडिंग कहां से होती है फाजिल अहमद साहब, ये बताइए? जिनकी फंडिंग सरकार से नहीं होती, अगर बीच में बोलेंगे तो नहीं बताएंगे। कहां से होती है? हम बताएंगे, जल्दी रखिएगा क्योंकि मुझे दूसरे मेहमान के पास अगर बात नहीं करिए, एंकर आप समीक्षा करेंगी तो हम बिना डीरेल किए समीक्षा करेंगे। डीरेल मत कीजिएगा। मेरा पहला सवाल और उसका सीधा जवाब, बस अब बोलिएगा नहीं। जो मदरसे जिनकी सवाल सुनिए ना, सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा भैया, तुम बोल चुप रहेंगे तब ना हम बोलेंगे। सरकार से नहीं होती है, उनकी फंडिंग कहां से होती है? आप चुप रहेंगे तब ना बताएंगे। अब मैं चुप हो गई, अब आप बताइए। मुसलमान अपनी आमदनी का एक हिस्सा मदरसे को देता है, हर मुसलमान, हम खुद देते हैं। हमारे खेत में जब गल्ला कटता है ना, फसल कटती है, एक हिस्सा पहले मदरसे में जाती है, उसके बाद मेरे घर में आता है। कहां से बताएंगे फंड? हम तो कह रहे हैं कि हाँ, हर मुसलमान, अगर यहाँ 40-35 करोड़ मुसलमान है, अगर 1 रुपया भी दे दे तो 35 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। नहीं तो फिर क्या बात कर रहे हैं? और उतना हमारे मदरसे में एक बार नहीं 100 बार जांच कराइए। तो क्यों परेशान होते हैं कि हम परेशान हैं? कहाँ परेशान यानी कि बड़ी-बड़ी जांच एजेंसीज जो कर रही है हमको मुफ्त चाहिए, हमको ये चाहिए। कौन बोला आपको हम परेशान हैं? खूब। कौन बोल रहा है? पूरा आप करो बोला, प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि भाई मुसलमान परेशान है, उसको मुफ्त का अनाज चाहिए, मुफ्त का अनाज चाहिए। ले रहा है आपसे लाइन से ले रहा है। कहां ले रहे? स्वामी जी आपको 2 मिनट रोकूंगी, फाजिल अहमद साहब आपको भी रोकूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। गंभीरता से नहीं हो रही है इसमें मुस्कुराने, ये चर्चा जो हो रही है ना, आप गंभीरता से नहीं कर रहे, आप गंभीरता से नहीं कर रहे। आपने मन बना रखा है कि हमको टारगेट करना है मुसलमान। आपने 10 लाख कर दिया, मैंने फंडिंग की बात की, अगर आपने टारगेट मन में बना रखा है कि हम बता दिया, आप कहते हैं कि एनआईए जो जांच कर रही है उस मामले में क्या किसी को सजा हुई? मैं आपको नाम बताऊं तो यहाँ पर लॉ किसके हिसाब से, जो कोर्ट्स हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे या मैं और आप सुनाएंगे? एनआईए तो अपनी जांच करेगा ना, एनआईए अपनी फाइंडिंग्स देगा ना। आप उस एनआईए की फाइंडिंग्स को दरकिनार नहीं कर सकते है ना, हर चीज को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। महेंद्र पाल आर्य इस वक्त हमारे साथ हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं। महेंद्र पाल जी, माफी चाहूंगी और बहुत देर तक आपने इस चर्चा को भी सुना होगा, और मेरे 2 सवाल हैं जिनको मैं समझना चाहती हूं। जब भी मदरसे को मॉडर्नाइज करने की बात की जाती है, जब भी हम मदरसे को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं तो मदरसे ये कहते हैं कि हम वो सिलेबस लागू नहीं करेंगे जो सरकार कहती है। क्या मॉडर्नाइजेशन से किस तरीके की दिक्कत मदरसों को है? बदलते समय के साथ क्या उस मॉडर्नाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए? दूसरी बड़ी बात, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं सभी मदरसों को बंद कर दूं, तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते? वो संविधान को नकारते हैं? सवाल पूछ लिया आपने,
महेंद्रपाल जी, जी 2 सवाल मैंने आपसे पूछे। मैं सवाल का जवाब दूंगा जी। खाली मैं पूर्व मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक हाफिज हूँ, मौलवी हूँ और मुफ्ती भी हूँ। जी सर। दारुल उलूम से फरागत हासिल किया। अब तक मैं आप लोगों की एक बात सुना सब, लेकिन कायदे की बात एक ने भी किसी ने भी। पहली बात तो चर्चा मदरसे पर है, तो मदरसा है क्या, पहले इसका खुलासा हो। मदरसा किसको कहा जाता है पहले उनको बताया जाए। नहीं, माफी चाहूंगी महेंद्रपाल जी, उसकी जानकारी स्क्रीन पर चल रही है। मदरसे का अर्थ क्या है, मदरसे कब पहला मदरसा बनाया गया, क्यों उसमें आधुनिकीकरण की जरूरत पड़ रही है, मदरसों का सर्वे, सब जानकारी हम दें। मदरसा किसको कहा जाता है, महेंद्रपाल आर्य जी, महेंद्रपाल आपका ये नामकरण गलत है, आपके ये चैनल का नामकरण भी पता है, मेरा ईमान मेरा धर्म मेरा ईमान, ये सब ही गलत है। ईमान क्या है इसको आप जानते नहीं महेंद्रपाल जी, मैं तो कि आपसे ये कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मदरसे का अर्थ हमने समझा दिया है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। आप मदरसे का अर्थ मुझे समझाइए। सर 18 मिनट से वो जानकारी चल रही है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा मुझे उसका जवाब दे दीजिए। पॉइंट पे किसी की भी चर्चा नहीं हुई। सर समय की कमी है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ वो जानकारी स्क्रीन पर चल रही है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए। अगर मुझे बोलने नहीं देना था तो मुझे सर मैं माफी आप समय सर जाया हो रहा है, मैं आपसे सर सम्मान मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। समय जाया नहीं है, जब पॉइंट पे बात होना चाहिए, जिस पॉइंट आया गया उस पर बात करेंगे आप। सर उस पर चर्चा हो रही है, अगर आपको उस पर जानकारी देनी है तो प्लीज उसको जल्दी से दे दीजिए। महेंद्रपाल आर्य जी, आप बोलने नहीं दे रहे, थोड़ा टाइम तो दीजिए। सर मुझे अपने हिसाब से जाता है जहां पर इस्लामिक तालीम दी जाती है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम मुस्लिमा। हदीस में ये बताया गया है तलबुल इल्म, तलब के माने तलब करना, ढूंढना फर्ज है सब हर एक मुसलमान मर्द और औरत को। तो अगर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म का ढूंढना फर्ज है, कर्तव्य है, बाकी दुनिया के लोग क्या मूर्ख रहेंगे, जाहिल रहेंगे? ये तो सवाल के घेरे में वही है। ठीक है सर, मदरसा वाले नहीं बता सकते क्या है मदरसा। ये मदरसा में पढ़ करके आए, फाजिल साहब बता रहे हैं, पूछूंगा तो ये नहीं जवाब दे पाएंगे। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस्लामिक शिक्षा जो है कुरान और हदीस की है, कुरान और हदीस की पढ़ाई जाती है। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, लेकिन महेंद्रपाल आर्य जी समस्या वहीं पर आती है जब कुरान और हदीस में जो भी लिखा है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन लोगों के जहन में डाली जाती है, उन्हें बरगलाया जाता है और कुरान और हदीस के जो असली मायने हैं वो लोग समझना भूल जाते हैं। इसीलिए जब मैंने इस चर्चा की शुरुआत की तो मैंने यही कहा कि इस बयान के साथ क्या एक राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है। मैंने इसीलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत की कि क्या मदरसों को भी पॉलिटिकल टूल की तरह अब इस्तेमाल किए जाने लगा है।